A triangle can have, you know the triangle, three-sided figure, okay? You all know about triangle. This is the triangle. This is the triangle. अब ये कह रहा है ट्राइंगल में क्या हो सकता है, सारे एक्यूट एंगल हो सकते हैं. एक्यूट एंगल मींस एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूस मींस एंगल मोर देन 90, राइट एंगल मींस एग्जैक्टली 90. सेकंड चॉइस, टू ऑब्ट्यूस एंगल, यदि दो 90 से ज्यादा एंगल हो गए तो सम उन दोनों का सम ही 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा. बट जबकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ऑब्ट्यूस तो हो नहीं सकता. दो राइट एंगल भी नहीं हो सकते क्योंकि तीसरा एंगल कुछ ना कुछ तो होगा ना, जीरो तो होगा नहीं. ट्राइंगल का मतलब ये तीनों एंगल नॉन जीरो है. ओके, वन ऑब्ट्यूस एंड वन राइट एंगल, अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल. सो लास्ट की तीन चॉइस गलत हो गई, सो इट इज ओनली द फर्स्ट चॉइस. ये आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ऑल एक्विट एंगल. सबसे सिंपल एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों एंगल 60-60-60 ले लीजिए, 180 डिग्री, 60 + 60 + 60 180 डिग्री. सो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. सो ए ट्राइंगल कैन हैव ऑल एक्विट एंगल्स. क्लियर है? वेरी इजी, 5 सेकेंड्स ओनली. यू जस्ट नीड 5 सेकेंड्स. मैंने थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत बोल दिया और सारी चीजें कर ली जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए. अदरवाइज इसमें इतना टाइम लगाने की आपको कभी एग्जामिनेशन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी. देन कम्स सेकंड क्वेश्चन. आपको 5 नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें एक अननोन है 18, 19, x, 25, 26. इनका मीन है 21. मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन, आप एवरेज भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब हुआ क्या है, आप एवरेज या मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आपने इन सबको ऐड करा, कितनी एंट्रीज हैं, 5 एंट्रीज हैं. दिस इज 26, 5 एंट्रीज हैं, 5 से डिवाइड करा एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 21. ये हमें गिवन है और हमें मीन निकालना है इनका. तो इनको भी हम लिख लेते हैं 5 + 11 + 13 + 19 + 3 इंटू x की वैल्यू हम इधर से निकाल लेंगे, -1/5. दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम. ओके, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है. तो इन तीनों, इन सबको आप ऐड कीजिए. आप देख सकते हैं ऐड करके क्या आ जाएगा. ओके, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. 25 और 25 50 और 1 51, 51 और 9 60, 60 और 10 70, 70 और 1 70 और 10 80, 80 और 8 88. सो 88 + x इज इक्वल टू 5 × 5, 5 दूनी 10. तो x इज इक्वल टू 105 - 88. एंड 105 - 88, you know 105 - 88 is equal to what? That is coming out to be 17. 8 2 10 5 15 5 1 हासिल, 8 9 10 0 1. सो हिंदी इंग्लिश हार्डली मैटर्स, बट व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, आप हिंदी में भी सीखिए लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश में भी सीखिए क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आपको जॉब करनी है. यू वांट टू गो टू यूएस और टू ऑस्ट्रेलिया और टू न्यूजीलैंड और टू यूके. योर लैंग्वेज शुड आल्सो बी गुड, यू नो, दैट ऑलवेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस. इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना या इंग्लिश समझने का मतलब ये नहीं है हम अपनी मातृभाषा या हिंदी को हम डाउन कर रहे हैं. हिंदी तो है ही हमारी जान, कह लीजिए, हिंदी तो है ही है. बट साथ ही साथ हम एक और लैंग्वेज जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसमें भी हम एक्सपर्टीज ले आए या कम से कम हम कंफर्टेबल भी हो जाएं. सो इट इज़ ऑलवेज गुड. तो वही अप्रोच हम रखते हैं. आई स्पीक इन हिंदी, आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. जितना हिंदी में बोलता हूँ उतना इंग्लिश में, जितना इंग्लिश में उतना हिंदी में, सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद दिस. इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो आ जाएगा 5 + 11 + 13 + 9 + 3 इंटू 17 -1/5. ओके, यहाँ ब्रैकेट कर लेते हैं. आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी 19.6. सो दिस इज द आंसर. So 19.6 is the answer. Not a tough problem, okay? Again, it was ordinary. तो उन सब का मीन 25 था, आपको उन नंबर्स का मीन निकालना था. नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड ए सिंपल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%. इस तरह की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कई बार. क्या होता है, शॉप पे गए, वो कहते हैं आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे, फिर 20% डिस्काउंट देंगे. तो लोग समझते हैं 30% डिस्काउंट मिल रहा है, बट वो 30% नहीं होता है. तो इसी तरह यहाँ 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं और 25% दे रहे हैं. इसका मतलब 55% डिस्काउंट दे रहे हैं. ये सोचना गलत है. पहले वो 10% डिस्काउंट देंगे, फिर जो कीमत बनेगी उस पर 20% डिस्काउंट देंगे, फिर जो कीमत बनेगी उस पर 25% डिस्काउंट देंगे. तो इसका शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है.
you can do it with the help of formula also. So I'll solve it using 2 or 3 methods, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे या जिससे भी आपकी स्पीड अच्छी बन सके और जिसको भी आप अच्छी तरीके से याद रख सकें. क्लियर हो गया. एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का, कभी भी कितने भी डिस्काउंट्स हो आप 100 लिखिए यहाँ पे, 100 माइनस 100 में से पहला डिस्काउंट लेस, 100 में से दूसरा डिस्काउंट लेस, 100 में से तीसरा डिस्काउंट लेस, ओके, अपॉन जितने फैक्टर है उतना 10 क्यूब, आपका 100 100 100 आ रहा है, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 100 क्यूब और साथ में इंटू 100%. ये आपका फॉर्मूला हो गया. ये आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं 100 माइनस, पहले में आ गया 90, फिर आ गया आपका 80, फिर आपका आ गया 75 और जितने 1 2 3 है तो 1 2 3 4 जीरोस नीचे आ जाएंगे आपके पास. ठीक है ना. 100 इंटू 100 इंटू 100 और 100 से 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 इसका, 100 इसका, 100 इसका, 100 इंटू 100 इंटू 100 और 100 इससे कैंसिल हो गया तो 100 इंटू 100. आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर. दैट इज द शॉर्टकट, डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसी तरह आपके 4 हो तो आप 4 चले जाइए, तो 5 हो तो 5 में बस यही फॉर्मूला लगाते चले जाइएगा. क्लियर हो गया. जितने फैक्टर्स हैं उतना क्यूब हो जाएगा. बेसिकली मैं इसे क्लीन करके लिख देता हूं, बट इससे भी बेटर मेथड मैं अभी आपको दूंगा. मतलब मैं उसे मेथड को बेटर मानता हूं जिसमें कम रटना पड़े, क्योंकि ऐसे तो बुक्स के लिए तो शॉर्टकट ठीक है कि आप एक्साइटेड फील करते हैं, टीचर आपको शॉर्टकट बता दे, बुक आपको शॉर्टकट बता दे, बट आपको शॉर्टकट याद तो आपने रखने हैं ना, और एग्जामिनेशन में रिट्रीव भी आपने करने हैं. तो कैसे सारा मैथमेटिक्स, सारा कंप्यूटर्स और सारे लॉजिक के शॉर्टकट्स आप यूज़ कर पाएंगे. तो इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए कॉमन सेंस डेवलप करने की, या इस तरीके से कि कोशिश कि आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर हो सिंपल कैलकुलेशंस के साथ. बहुत सारे शॉर्टकट्स के चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहिए. करते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट एग्जामिनेशन में याद आने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है. ओके, बट फिर भी मैंने आपको ये मेथड दे दिया है यहाँ पे. अब हम सिंपल वे में कर लेते हैं. लेट प्राइस बी 100 रुपीज. हमने माना प्राइस 100 रुपीज है. P1 प्राइस है 10% के डिस्काउंट के बाद. यदि 100 पे 10% का डिस्काउंट मिला तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया. P1 कितना हो गया? 90 रुपीज. ठीक है ना. आप इसको निकाल भी सकते थे. कैसे निकालेंगे आप 10% का डिस्काउंट है, मतलब 90% की कीमत आप ले रहे हैं इंटू 100. ऐसे करा है आपने बेसिकली, बट मेरे ख्याल से इतना तो जरूरत नहीं होना चाहिए. हम डायरेक्टली भी अब इसे कर ही सकते हैं. और P2 प्राइस है इसका, जब हमने 90 के ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया. P है ओरिजिनल प्राइस, ले दी ओरिजिनल प्राइस भी 100. सबसे पहले 10% का डिस्काउंट ऑफर करा तो प्राइस आ गया P1 विच इज 90 रुपीज. P2 90 पे 20% का डिस्काउंट लगाया मैंने. 20% का डिस्काउंट लगाया मतलब 80% ऑफ 90 मैंने ले लिया. ठीक है, ये गया यहां से, ये गया यहां से, 9 8 72. तो इसका मतलब सेकेंड डिस्काउंट के बाद कीमत आई है 72 रुपीज. तो आप बेसिकली खुद ही देखिए 100 और 72 मतलब 28% का डिस्काउंट है. जबकि कई बार शॉपकीपर हमें ये इंप्रेशन देता है जैसे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है. 30 नहीं मिल रहा, 28% मिल रहा है. और ये भी कैलकुलेशन आपको क्लियर ही होगी मेरे ख्याल से, बट फिर भी मैं कर दूं. 100 में से 20 गया, 20% डिस्काउंट, ये वाला 100 में से 20 गया अपॉन 100 इंटू 90. ये था ये. आई नो कि आपको आते हैं ये सारे मेथड्स, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट विद यू. अब P3 है 72 के ऊपर उसने 25% डिस्काउंट दे दिया. 25% डिस्काउंट दे दिया मतलब इफेक्टिवली कितना लिया? 75%. 75 अपॉन 100 इंटू 72 विच कम्स आउट टू बी 54. यहां गया 25 3 75, 25 चौक 100 और 4 एकम 4, 8 चौक 32, 8 16 8 24 4, 3 एकम 3 54 रुपीज. तो इसका मतलब जो 100 रुपए का आइटम था वो फाइनली वो 54 रुपए में बेच रहा है. तो इसका मतलब जो इफेक्टिव डिस्काउंट है उसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया? 46%. सो इफेक्टिव डिस्काउंट इज 46 रुपीज एंड 46 रुपीज ऑफ 100 रुपीज इज कितना परसेंट? 46%. So it'll come out to be 46%. ओके, तो आप देखिए ये ज्यादा इजी पड़ता है. ये भी इजी है, नॉट एन इशू. यदि आप याद रख सकते हैं, आपको लगता है कि आप सारे शॉर्टकट्स याद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके की, तब तो आपको कर ही लेने चाहिए.
बट यदि आपको जरा सा भी डाउट होता है, आप खाली शौक के लिए नहीं कर रहे ना, दैट एवरी सिंगल सेकंड इज इंपॉर्टेंट देयर, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट देयर। मैं क्लियर करके लिख रहा हूं जिससे कि आप जब स्क्रिप्ट पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देती रहे। ये आ गया 46% का डिस्काउंट इफेक्टिवली। एक और मैं मेथड कराता हूं, दैट इज माय मेथड। यहां पे मैं मार्क कर लेता हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं उसे कर लेता हूं। ओके, कैसे करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन? ये आप समझो, ये आपका इनिशियल प्राइस है और ये आपका फाइनल प्राइस है। ये थर्ड मेथड है। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया और ये मेथड 3 हो गया। कई तरीके से कराने का पर्पस ये है कि जिससे आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले डिस्काउंट कितने परसेंट का गया मुझे, तो मैं 1 बाय 1 कर रहा हूं। इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था। पहला यहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्काउंट्स। ओके, यहां मैं डिस्काउंट्स लिख रहा हूं, कलर चेंज करते हैं। पहला डिस्काउंट है 10% का। 10% का मतलब है, आई थिंक आई नीड मोर स्पेस, आई नीड मोर स्पेस। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे बॉक्स को, आई नीड मोर स्पेस। जितना मैक्सिमम मैं स्ट्रेच कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। यहां पे इनिशियल हो गया, यहां पे फाइनल हो गया, और उससे पहले एक कॉलम और बना देता हूं मैं, डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट। अब आपने सबसे पहला डिस्काउंट है 10% का। 10% का मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब आप ये मानिए, इनिशियल यदि प्राइस 10 था तो फाइनली 9 है 10% के डिस्काउंट के बाद। 10% इज 10/100, 10/100 मीन्स 1/10। 1/10 में आप 10 इनिशियल मानिए, ₹1 का डिस्काउंट मिला, 9 का फाइनल प्राइस है, प्राइसिंग है। दूसरा डिस्काउंट है 20%। 20% का मतलब है 20/100 मीन्स 1/5। इनिशियल प्राइस 5 का, फाइनल 4 का। फिर डिस्काउंट है 25%। 25% मीन्स 25/100 and 25/100 is 25% का डिस्काउंट है। 25% इज 1/4, मतलब 4 और 3। ये आपने 3 रेशियो एक तरीके से बना लिए, और अब इनका कंपाउंड रेशियो बना लीजिए। कंपाउंड में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 × 5 50 और 4 200, और यहां पे कर लिया आपने 9 × 36 और 3 108। तो आप ये मान सकते हैं कि इनिशियल प्राइस 200 है, फाइनल प्राइस 108 है इन सारे डिस्काउंट्स के बाद। तो इसका मतलब जो आपका डिस्काउंट आया, वो डिस्काउंट बेसिकली आया कितना, 200 - 108। 200 - 108 comes out to be 92 rupees. 92 rupees. Okay. So discount percentage is 92 upon 200 into 100. Initial से 100 से इसे कैंसिल करा 2, comes out to be कितना आ गया, 46%। ये लीजिए, दैट इज थर्ड मेथड। ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को यूज करके करा है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 10% डिस्काउंट 1/10 हुआ, 10/100, 10 ओरिजिनल था, फाइनल प्राइस 9 हो गया मानो। 20% का मतलब है, मतलब मैंने रेशियो में कर दिया, पहले 5 पार्ट्स 4 पार्ट्स 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, इसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं। ये कंपाउंड रेशियो, आई एम कंपाउंडिंग दिस। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस 200 था यदि इसके बाद इफेक्टिवली, तो फाइनल प्राइस 108 है। इन दोनों का डिफरेंस आ गया डिस्काउंट। ये इनिशियल है तो डिस्काउंट की परसेंट क्या हुई, डिस्काउंट अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, व्हिच गिव्स मी 46%। इट वाज सो इजी, सो आई हैव गिवन यू 3 मेथड्स। शॉर्टकट assumption वाला कि let the price be 100, and ये ratio and proportion वाला। That was your third question. Then comes the next question. Quite an easy one. A man is walking at a speed of 6 kilometers per hour. After every kilometer he takes rest for 6 minutes. How much time will he take to cover a distance of 24 kilometers? एक आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर उसे कवर करना है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि 4 घंटे का टाइम तो उसे डिस्टेंस कवर करने में लगेगा यदि वो रुकता नहीं है, वो यदि वो लगातार चलता है। 1 घंटे में करता है 6 किलोमीटर, तो 6 × 24, 4 घंटे में करेगा 24 किलोमीटर। बट ये क्या कह रहा है कि हर किलोमीटर के बाद वो रेस्ट ले रहा है 6 मिनट का। हर किलोमीटर के बाद वो रेस्ट ले रहा है 6 मिनट का।
तो इसका मतलब इस 4 घंटे में मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी। 4 घंटे होता है तो वो नॉन स्टॉप चलता, बट ही इज टेकिंग ए रेस्ट फॉर 6 मिनट्स फॉर एवरी किलोमीटर। सो इसका मतलब 24 इंटू 6 मिनट्स, ये इसका रेस्टिंग टाइम हो गया। बट अब ये मिस्टेक स्टूडेंट करता है कि 24 इंटू 6 कर रहा है। 24 इंटू 6 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 23 इंटू 6। क्या होना चाहिए? पहला किलोमीटर चला, रेस्ट करा, दूसरा किलोमीटर चला, रेस्ट करा, 23वां किलोमीटर चला, ओके, रेस्ट करा, फिर जो 24वां किलोमीटर चला उसके बाद तो खत्म ही हो गया ये जो उसका वॉकिंग था, क्योंकि वॉकिंग खाली 24 तक है ना, तो 24 के बाद रेस्ट काउंट नहीं होगा, 23 किलोमीटर तक का रेस्ट काउंट होगा। तो इसलिए 24 इंटू 6 नहीं करना है, 23 इंटू 6 करना है। 23 इंटू 6 कितना हो गया आपका? 6 × 18, 8 1 6 × 12 1 13, 138 मिनट। और 138 मिनट कितने के बराबर हो गए? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट प्लस 18 मिनट, ठीक है। सो 2 आवर्स 18 मिनट्स आपको ऐड करना है 4 आवर्स में, तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया? यू एड इट टू दिस, क्योंकि ये उसका रेस्टिंग टाइम है। 4 घंटे में डिस्टेंस कवर करा, इतनी देर उसने रेस्ट करा, तो हो कितना गया आपका? 6 घंटे 18 मिनट। सो दैट इज शुड बी योर आंसर। क्लियर है सब लोगों को? तो ये मिस्टेक नहीं करनी है कि 24 इंटू 6 करना है। वो 26 किलोमीटर चला, हर किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट का रेस्ट ले रहा है। पहले किलोमीटर के बाद लिया, जैसे किसी को 4 किलोमीटर ही टोटल चलना था, हर किलोमीटर के बाद रेस्ट लेता, तो 1 किलोमीटर चलता, रेस्ट लेता, 1 किलोमीटर चलता, रेस्ट लेता, 1 किलोमीटर चलता, रेस्ट लेता, और यहां तो पहुंच ही गया। तो रेस्ट उसने खाली 3 ही बारी तो लिया होता ना, यदि 4 किलोमीटर चल रहा होता तो इसी तरह यदि 24 किलोमीटर चल रहा है तो रेस्ट वो खाली 23 बारी लेगा। हो गया? सो दैट वाज अनदर इजी एग्जांपल, बट इट्स गुड इनफ। ठीक है ना? गुड इनफ, क्योंकि एग्जामिनेशन के माहौल में इसको सॉल्व करना है। सो आपको इसलिए इन सब की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो। तो दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री को भी इंक्लूड कर लिया जाता है लॉजिक में और क्वांट टाइप में। ओके, तो आपको दिया हुआ है रेशियो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 17/7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस दिस। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। ओके, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। And what is sin square theta plus cos square theta? That is 1. So it comes out to be sin square theta minus cos square theta. तो ये हमें निकालना है खाली, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. एवरीबडी नोज अबाउट दिस. सो दिस इज 1. सो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ दिस. तो ये आपको निकालना है, तो निकालेंगे अभी। अब हम इस पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आप सबको एक रूल पता होगा शायद, सी एंड डी रूल कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सी एंड डी रूल, और इसी को हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी कहते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बहुत फेमस रूल है, स्कूल लेवल पे भी करा जाता था। इसका मतलब क्या है कि यदि P अपॉन Q बराबर है A बाई बी के, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप इसे लिख सकते हो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन A माइनस B, और इवन इफ यू वांट यू कैन राइट P माइनस Q अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू A माइनस बी अपॉन A प्लस बी। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो जब भी इस तरीके का रेशियो टाइप का होता है तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को यूज करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। दैट सिंप्लीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो उसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, केयरफुली सीखिएगा। तो इसे हमने लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17 प्लस 7 अपॉन 17 माइनस 7. ये वाला रूल यूज करा, componendo and dividendo. It can be applied to any ratio. Any ratio you are having, you can apply it to it. तो आपने देखा यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया और यहाँ sin से sin कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया, इट इम्प्लाइज 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा. 17 और 7 कितना हो गया? 24, और 17 में से 7 गया 10, तो आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 12/5 आ गया. तो ये आइडेंटिटी आपके पास आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो इट सिंपली गिव्स यू tan थीटा इज इक्वल टू 12/5. ठीक है, 12/5. कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? सो ये tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी 12/5. अभी थोड़ा सा हम चॉइसेस और यूज कर लेते हैं. देखो, अब ये आपका साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा इज सेम एज माइनस कॉस के थीटा. I shall use the eraser. तो थोड़ा सा और मैथमेटिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री. माइनस ऑफ कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, एंड कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा होता है माइनस कॉस 2 थीटा. तो बेसिकली आपने ये निकालना है, माइनस कॉस 2 थीटा. और आप में से सब लोग जानते होंगे साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है. और जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है वो कॉस है. इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में कहीं लाई करना चाहिए. ओके, और माइनस की कोई आंसर मैंने दे ही नहीं रखा. इसका मतलब मेरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए. 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये चॉइस गलत और ये चॉइस गलत. 2 चॉइस तो वैसे ही गलत हो गई मेरी, पहली और दूसरी. साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. पहली चॉइस भी 1 से बड़ी है, दूसरी चॉइस भी 1 से बड़ी है. पहली 2 चॉइस चली गई, अब बची थर्ड एंड फोर्थ. एलिमिनेशन हमें क्या एडवांटेज देता है कि सपोज हम नहीं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, बट हमने कॉमन सेंस से या किसी भी तरीके से हम कंफर्म है कि 4 में से 2 चॉइसेस सही नहीं हो सकती, तो खाली 2 चॉइसेस हमारे पास बचती हैं. देन वी मस्ट गो फॉर गेसिंग, क्योंकि यदि हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो देन वी मस्ट गो फॉर गेसिंग, बिकॉज वी हैव 50% चांसेस दैट वी विल बी राइट. बट कभी भी चारों चॉइस पे गेसिंग नहीं करते हैं. रिसर्च ने शो करा है कि जब आप वाइल्ड गेसिंग करते हैं तो हमेशा आपको नुकसान होता है. बड़ा यदि 4 में से 2 चॉइस आपने एलिमिनेट कर दी तो यू हैव वेरी गुड चांसेस कि आपका गैस 50% चांस है कि आपकी गैसिंग सही हो जाएगी. सो इन दैट केस यू शुड टेक ए चांस. बट हम तो खैर सॉल्व कर ही लेंगे इसे, और आप तो सीख ही रहे हैं. तो आपने देखा कि पहली 2 चॉइसेस खत्म हो गई. नाउ आई हैव टू डिसाइड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, और मुझे निकालना है माइनस कॉस 2 थीटा. थोड़ा सा और मैथमेटिक्स हम यूज करें तो कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हम स्कूल लेवल पे भी सीखते थे. इसका मतलब माइनस कॉस 2 थीटा हमारा हो गया टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा +1. ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे हमें. टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा +1. तो दिस इज द थिंग विच वी वांट टू कैलकुलेट. अब यहां से 10 की वैल्यू उठा के आप पुट कीजिए एंड गेट योर आंसर. ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन किसी को? पुट करके देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं. सो इज इक्वल टू 144 अपॉन 25, मैं स्क्वायर करता जा रहा हूं साथ साथ, -1 अपॉन 144 अपॉन 25 +1. तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए. 144 माइनस 25, अब जब एलसीएम लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा, मैं इस तरफ कर देता हूँ, आई एम डूइंग इट हियर. सो दैट इज 144 माइनस 25 अपॉन 144 प्लस 25. तो ऊपर वाला मेरा हो गया 119 और ऊपर वाला नीचे वाला हो गया 169. सो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर, 119 अपॉन 169. तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला रूल यूज करा, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर पाए.
बट यदि और आप सीखना चाहते हैं दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में भी काम आता है, ओके हम मैथमेटिक्स में भी ये सब चीज़ें सिखाएंगे। बट यदि आप और भी किसी तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए एक और मेथड मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। आई शुड यूज दिस, मैं इन सबको मार्किंग कर देता हूँ कि ठीक है यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया आंसर, दिस वॉज बीइंग आंसर्ड बाय मी 119। बट सपोज इधर से मुझे कुछ और करना है, tan थीटा इज 12/5। आपको याद होगा बेसिक जो रेशियोज होते थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बनाया करते थे, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और 10 क्या होता है आपको पता होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पे 12 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बट कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन क्या है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बट जैसे कि मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें याद रखने के लिए तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके से हम वी नॉर्मली गिव सम लिंकेज और सम हिंट्स टू द स्टूडेंट्स कि कैसे वो उस चीज़ को याद रखें, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए आप यदि आप कैसे याद रखेंगे, आपको 3 सिंबल यूज करने हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइट, ठीक है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जैसे आप कैसे ध्यान रखेंगे, पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा, पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा। तो पहला वाला साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा वाला हो गया कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीसरा वाला 10 बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा। और आप थोड़ा और अच्छा लाइवलीवुड में आना चाहते हैं, खासकर आपकी जनरेशन के लिए, तो आप ये भी सोच सकते थे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना, यू विल बी हैप्पी इन दैट। तो किसी भी तरीके से याद रखिए, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बात पूछूं, हाँ हाँ बेटा। तो आपको सारे फॉर्मूलेस पता चली गए। तो ये आपका आ रहा है 12 और ये आपका आ रहा है 10 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 13। तो यहां से आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, बट आई पर्सनली प्रेफर एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस। और ये जैसे 119/169 तो मुझे यहीं पता चल गया था, जैसे 10 थीटा 12 आया, मुझे पता है 12 को मैं स्क्वायर करूंगा 144 आएगा, ये 25 आएगा, और 144 प्लस 25 169, 144 माइनस 25 119, तो मुझे पता चल गया था आंसर ये है, ये नहीं है, बहुत इजीली 2/3 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो टिल दी एंड कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बिकॉज नोबडी इज लुकिंग एट व्हाट यू आर राइटिंग। जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं, जब तो आपका मेथड देखा जाता है, आपके मेथड के मार्क्स होते हैं, 12th के बाद 10th के बाद आपके मेथड के मार्क्स होते हैं, बट एंट्रेंसेज में ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नोबडी इज लुकिंग एट व्हाट यू आर राइटिंग, नोबडी इज लुकिंग एट हाउ यू आर सॉल्विंग, नोबडी इज लुकिंग at whether you are solving or not solving, or you're just answering without solving. Nobody knows it, so take advantage of it. ना अच्छी राइटिंग की जरूरत है, ना काटा पीटा करने से परहेज करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज टू बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम करेक्टली इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 2 कंक्लूशंस दिए हुए हैं, और हमें बताना है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट विच इज द गिवन कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। फॉलोज मतलब मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, मतलब कोई भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन उसके अगेंस्ट नहीं क्रिएट करी जा सकती हो, तब हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस दैट कंक्लूजन इज ए वैलिड कंक्लूजन। पहली असम्पशन है नो परफ्यूम इज ए फ्रेग्रेंस, दूसरी है सम परफ्यूम्स आर डिओडोरेंट्स, और तीसरा है ऑल डिओडोरेंट्स आर कोलॉन्स। ओके, सो ऑल डिओडोरेंट्स आर कोलॉन्स। अब देखते हैं कंक्लूजन्स क्या है। एटलीस्ट सम ऑफ द परफ्यूम्स आर कोलॉन्स एंड नो फ्रेग्रेंस इज डिओडोरेंट। लेट अस सी। सबसे पहले हम पहले वाले कंक्लूजन को देखने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं सम परफ्यूम्स आर डिओडोरेंट्स एंड ऑल डिओडोरेंट्स आर डिओज आर कोलॉन्स। इसका मतलब वो परफ्यूम जो डिओडोरेंट्स हैं वो हर हालत में कोलॉन्स हैं, तो इसका मतलब कुछ तो परफ्यूम्स ऐसे जरूर हैं जो कोलॉन्स हैं, तो पहला वाला तो ऑब्वियसली सही हो गया। अब खुद देखिए, इट्स सच ए लॉजिकल सीक्वेंसिंग। ओके, दूसरा वाला कह रहा है कुछ परफ्यूम, कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ ही, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे सिलोजिज्म के लेक्चर में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कुछ का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। माय इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट बट आई नो फॉर श्योर दैट देयर आर सम परफ्यूम्स व्हिच आर डिओडोरेंट्स।
इट डजंट, इट मे बी पॉसिबल दैट ऑल परफ्यूम्स आर डिओडोरेंट्स, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसके अंडर, बट अभी हमने कहा कि ठीक है कुछ परफ्यूम्स डिओडोरेंट्स हैं और जो भी डिओडोरेंट्स हैं वो कोलॉन्स हैं, तो इसका अंदर कुछ ना कुछ परफ्यूम्स तो ऐसे जरूर हैं जो कोलॉन्स हैं, तो एटलीस्ट सम परफ्यूम्स आर कोलॉन्स। तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। अब दूसरी को देखते हैं। नो फ्रेग्रेंस इज डिओडोरेंट, नो फ्रेग्रेंस इज डीओ, आप नॉर्मली डीओ कहते हैं तो डीओ ही कह लेते हैं हम भी, ओके। नो फ्रेग्रेंस इज डिओडोरेंट और डीओ। देखते हैं यदि इसकी एक भी कॉन्ट्राडिक्टरी डायग्राम हम बना पाए या एक भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी लिंकेज यदि हम डेवलप कर पाए, तब हम सेफली कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये कंक्लूजन गलत है। देखते हैं, फ्रेग्रेंस से शुरू करते हैं। नो परफ्यूम इज ए फ्रेग्रेंस मींस नो फ्रेग्रेंस इज ए परफ्यूम। यदि कोई परफ्यूम फ्रेग्रेंस नहीं है तो ऑब्वियस है कि कोई फ्रेग्रेंस भी परफ्यूम नहीं है, तो यहां से मिला कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है। और कुछ परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स हैं, वो कह रहे कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है, इसका मतलब फ्रेग्रेंस और परफ्यूम्स अलग अलग बन गए। कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है, मुझे रिलेट करना है फ्रेग्रेंस एंड डिओस को, तो मैं लास्ट वाली स्टेटमेंट को छोड़ सकता हूं इस केस में, खाली पहली दो स्टेटमेंट को मैं डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि मेरे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रेग्रेंस ये रहा, डिओ ये रहा, परफ्यूम कॉमन है, ओके। सो नो परफ्यूम इज ए फ्रेग्रेंस, तो मैंने अलग अलग बना दिया। सम परफ्यूम्स आर डिओस, बट वो कह रहा है सम परफ्यूम्स आर डिओस, तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, सम परफ्यूम्स आर डिओड्रेंट्स। इसमें मुझे दिख रहा है कि नो फ्रेग्रेंस इज डिओड्रेंट, ठीक है, ये डायग्राम इसे सपोर्ट कर रही है, बट यदि एक डायग्राम सपोर्ट कर दे इसका मतलब ये नहीं है वो हमेशा सही होगा, इसका मतलब वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें सपोर्टिव डायग्राम नहीं बनानी है, हमें कॉन्ट्राडिक्टरी डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए, और मैं देखता हूं यदि हमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी डायग्राम मिल जाती है देन इट मींस एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो यदि मैं इस तरीके से बना दूं, वो कह रहा है सम परफ्यूम्स आर डिओड्रेंट्स, मैंने ऐसे बना दिया। नो परफ्यूम इज ए फ्रेग्रेंस, पहली स्टेटमेंट सही है। सम परफ्यूम्स आर डिओस, ये भी सही हो गया। अब वो कह रहा है नो फ्रेग्रेंस इज ए डिओ, बट ये वाली फ्रेग्रेंस हैं जो डिओस हैं, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट कुछ सिचुएशंस में सही होगी और कुछ सिचुएशंस में गलत भी होगी। और कोई चीज यदि एक भी सिचुएशन में गलत हो गई तो उसे हम हमेशा सही नहीं कहते हैं, मतलब उसे हम गलत ही कहते हैं। समझ आ गया? सो इट मीन सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज राइट। तो कौन सा आंसर जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है पूछिए। ये कह रहे कोई भी फ्रेग्रेंस डीओ नहीं होनी चाहिए। यदि हम डायरेक्टली रिलेट करें, यदि हम इन डायग्राम्स को छोड़ दें और डायरेक्टली समझने की कोशिश करें, ये कह रहे कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है बट कुछ परफ्यूम डीओस हैं। तो वो फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम नहीं है, वो फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम नहीं है, कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है बट बचा हुआ फ्रेग्रेंस जो भी पोर्शन है, बट जितने भी परफ्यूम्स बचे, कुछ परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ फ्रेग्रेंस डिओड्रेंट्स हो। हम ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी फ्रेग्रेंस डिओ नहीं होगा? और वो हमने डायग्राम से भी बनाया था। तो यदि हम खाली दोनों स्टेटमेंट्स को बोल के भी करते हैं तब भी हम सेकंड कंक्लूजन को इन्फर नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक सिलोजिज्म में क्या करता है, और बहुत सारे टीचर्स भी इसी तरीके से उन्हें बताते हैं, वो एक ऐसी डायग्राम बना लेता है जो सपोर्ट करता है। आप सिंपल सा लीजिए, मैथमेटिक्स में आपने कोई थ्योरम करी, आप थ्योरम को जब प्रूव करते हैं तो आप पूरा का पूरा प्रूफ लिखते हैं। आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से थ्योरम को कभी भी प्रूफ या जस्टिफाई नहीं करते हैं। बट यदि आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो उस थ्योरम के अगेंस्ट जा रहा होता है, तो हम कह देते हैं हमारी थ्योरम कॉन्ट्राडिक्ट हो गई एंड हेंस इट इज नॉट ए वैलिड रिजल्ट। इसका मतलब खाली एक एग्जाम्पल, खाली एक सिचुएशन, खाली एक ड्राइंग यदि हमें ऐसी मिल जाए जो हमारे किसी कंक्लूजन के अगेंस्ट जा रही है, तो इसका मतलब हम वो चीज कंक्लूड नहीं कर सकते, दैट कंक्लूजन इज रॉन्ग। और डिटेल्स में आप मेरे सिलोजिज्म के लेक्चर में बहुत थॉरली सीख सकते हैं। कई मेथड से मैंने उसमें करा है, कॉमन सेंस से, लॉजिक से, एंड देन बाय मैकेनिकल मेथड आल्सो। लाइक कुछ रूल्स, जैसे 4 तरह की स्टेटमेंट होती है, ए, ई, आई, ओ, उन स्टेटमेंट्स के किस किस कॉम्बिनेशन में किस किस तरह की इन्फेरेंस आती है, वो सब भी मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आगे करते हैं। देन कम्स नेक्स्ट एग्जांपल। नंबरिंग इसमें 6 से 10 है। 1 to 5 क्वेश्चन की नंबरिंग ऑलरेडी पार्ट 1 में हो चुकी है, अब ये पार्ट 2 में 6 to 10 है। Read the following information carefully and answer the questions given below. A is the son of B. It is a question from blood relationship. बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है,
हर जगह क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या किसी भी प्लेसमेंट में। जब आप एमसीए के बाद प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे, बिकॉज ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम ये टेस्टिंग कर पाते हैं कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कॉन्सेप्ट को, और कितनी जल्दी आप रिलेशंस को समझ पाते हैं। आप कंप्यूटर्स में तो सारा पढ़ते हैं, रिलेशनल डेटाबेस है, चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। यदि हम उन रिलेशंस को समझ पा रहे हैं तभी हम फिट है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ए इज द सन ऑफ बी, एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं बिना किसी डायग्राम के, फिर एक फैमिली ट्री भी बना के देख लेंगे। ए इज द सन ऑफ बी, व्हाट दे वांट, उनको निकालना है ई और एफ का रिलेशंस, ई और एफ का रिलेशन निकालना है। ओके, बी सिस्टर हैज ए सन डी एंड ए डॉटर ई, इसका मतलब डी एंड ई आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और एफ मैटरनल अंकल है डी का, और यदि ये मैटरनल अंकल है डी का तो ये मैटरनल अंकल मामा मतलब ई का भी है, क्योंकि डी और ए भाई बहन है। यदि डी लिखा ना यहाँ पे, हैज ए सन डी एंड ए डॉटर ई, इसका मतलब ई डी की सिस्टर है, डी एंड ई भाई बहन है, और जो डी का मामा होगा वो ई का भी मामा होगा, बट क्योंकि ई गर्ल है तो इसलिए नेफ्यू नहीं नीस कहा जाएगा। तो इसका मतलब ई कैसे रिलेटेड है एफ से, ई इज नीस ऑफ एफ। इट वाज सच एन इजी थिंग, बट अदरवाइज यदि फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं बनाना आपको सिखा देता हूं। ए सन ऑफ बी, नॉर्मली हम सिंबल्स क्या यूज करते हैं, सर्कल में हम यूज करते हैं फीमेल के लिए, स्क्वायर हम यूज करते हैं मेल के लिए, इस तरह का हम यूज करते हैं मैरिड कपल के लिए, ये वर्टिकल लाइन हम यूज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और ये हम यूज करते हैं सिबलिंग्स के लिए, सिंगल लाइन, सिबलिंग्स भाई बहन, ये नेक्स्ट जनरेशन, ये कपल मैरिड कपल, ये मेल और ये फीमेल। नॉर्मली हम ये सिंबल्स यूज करते हैं, बट ये आप अपनी चॉइस भी ले सकते हैं। तो यहां पे ए इज द सन ऑफ बी, बी मैंने लिया, ए सन है, ए बन गया, ए इज द सन ऑफ बी। बी का सेक्स नहीं बता, बी इज ए मेल और ए फीमेल, तो इसलिए मैंने बी पे कोई सर्कलिंग नहीं करी। सी, बी सिस्टर, सी बी की सिस्टर है, क्योंकि सी सिस्टर है तो इसलिए हमने सर्कल में बना दिया। हैज ए सन डी, ये सब सेम जनरेशन के, हैज ए सन डी एंड ए डॉटर ई, और ये दोनों सिबलिंग्स हैं, कनेक्ट हो गए। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, मामा है तो मतलब एफ सी का भाई है। ये फैमिली ट्री बन गया, ऑल्दो इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं थी, एविडेंटली हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन को, बट यदि फैमिली ट्री बनाना भी हो देन दिस इज द फैमिली ट्री। बी का सेक्स हमें नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है, मेल है फीमेल है, इसलिए हमने उसे सर्कलिंग नहीं करी। अब यहाँ पे देखिए, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई की मदर सी है, सी का भाई एफ है, इसका मतलब एफ ई का मामा है, इसका मतलब ई एफ की भांजी है, इसका मतलब ई एफ का नीस है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ओके, देन कम्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर अगर x is embedded in which one of the four alternatives, एक फिगर दी हुई है और किस में एम्बेड हो पाएगी, एम्बेडेड करते हैं। एक नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है CUET का, जो नॉर्मली निमसेट में नहीं आता, निमसेट में बहुत कम आते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, ओके, मैचिंग ऑफ फिगर्स है, एनालॉगस सिचुएशंस हैं डायग्राम्स के सेंस में, इनकम्प्लीट सीरीज है डायग्राम्स के सेंस में, तो वो नॉर्मली CUET में काफ़ी आते हैं, और CUET में मेंशन भी है मैथमेटिक्स के सिलेबस में, लाइक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मिसिंग टर्म्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वो सब मेंशन्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है CUET के लिए। तो ये सेक्शन हम कवर करते हैं बहुत अच्छी तरह से अपनी क्लासेस में भी, अपने कोर्सेज में भी, और अपने जो टेस्ट सीरीज के टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें भी डिस्कस करते हैं, और टेस्ट सीरीज में इसके भी एग्जाम्पल्स हम काफ़ी डालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्पल्स आते हैं। बहुत कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज है हमारी, सारे कोर्सेज तो हैं, क्रैश कोर्स भी कॉम्प्रीहेंसिव है, बट जो टेस्ट सीरीज भी, जैसे सपोज आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट टेस्टिंग इज द प्राइमरी थिंग विच गेट्स यू द सिलेक्शन, टेस्टिंग एंड उन टेस्ट के सॉल्यूशंस, हाउ टू सॉल्व दोस टेस्ट, और सब रियल लाइफ टेस्ट होते हैं, उसी सिचुएशन में कंडक्ट करा जाता है कि 2 घंटे का टेस्ट है तो 2 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्सेज देने हैं, अदरवाइज पोर्टल आपके आंसर्स एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, जैसे एक्चुअल एग्जामिनेशंस में होता है। वही फॉर्मेट रखा जाता है, उसी तरह की चॉइसेस रखी जाती हैं, जिससे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। जो इंस्ट्रक्शंस NTA की होती है वही इंस्ट्रक्शंस हमारे वाली टेस्टिंग में होती हैं, जिससे आपको बिल्कुल सिमुलेशन मिले उस सिचुएशन की, और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। ओके,
टेस्ट सीरीज हमारे सारे कोर्सेज का पार्ट है, और जो लोग हमारे यहाँ से नहीं भी पढ़ रहे, दिल्ली से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, वो खाली टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, दैट वे ऑल्सो दे बिकम अवर स्टूडेंट, ओके। और वो सारे बेनिफिट्स जो और स्टूडेंट्स को मिलते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स को, वो टेस्ट सीरीज वालों को भी मिलते हैं, वो एट ईज वालों को भी मिलते हैं। बहुत सारे टाइप के कोर्स है, लाइटनिंग कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, ओके, फॉर एमसी एंट्रेंसेस, निमसेट एज वेल एज सीयूईटी। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। अब एम्बेडेड का मतलब है बहुत इजी तरीका, आपको खाली देखना है कि ये किस में फिट हो सकता है। सबसे पहले वैसे तो डायरेक्टली आंसर दिखाई दे रहा है, बट यदि हम ढंग से सीखना चाहें, ये वाली लाइन लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, इसमें लेफ्ट पे लाइन नहीं है, इसमें लेफ्ट पे लाइन नहीं है, इसमें लेफ्ट पे लाइन है, इसमें लेफ्ट में लाइन है, तो दो चॉइसेस तो खत्म हो गई। ये वाली लाइन चाहिए ना, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक ये पैरेलल। अब खुद देखिए यहाँ पे ये स्लांटिंग जा रही है ऐसे, बट यहाँ पे ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, सो ऑब्वियसली इज द आंसर। तो यदि हम ढंग से करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाएंगे, बट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज नॉन वर्बल रीजनिंग प्रॉब्लम्स। अब बहुत कम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आती है, बट इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस पीपल। प्लेसमेंट्स में भी आप यदि पिछले सालों के प्लेसमेंट पेपर्स उठा के देखेंगे, नेट पे अवेलेबल होते हैं, एमसीए करने के बाद किसी भी बड़ी कंपनी के, आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। सो दैट वाज क्वेश्चन, एंड लेट अस डू अनदर वन। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 5 लेटर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन डिफरेंट है औरों के मुकाबले। तो खाली यू हैव जस्ट टू लुक एट दीज एंड टू सी what is missing in one of these groups, which one is odd man out। बहुत आसान तरीका होता है, यदि आपकी रिफ्लेक्सेस शार्प हो जाए, और वो रिफ्लेक्सेस ही आपको शार्प करने हैं। मैं बार बार ही अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासेस में स्ट्रेस देता हूँ रिफ्लेक्सेस पे। अब जैसे आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप बेख्याली में भी हैं, बट आपके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प होते हैं कि यदि कोई ट्रक आ रहा है तो आपके रिफ्लेक्सेस आपको अलार्म देते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, और आप अपने आप को सेव करते हैं। और मोबाइल, जिनके रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, कई बार आप सुनते हैं कि मोबाइल कान में लगा हुआ था, ईयरफोन, और कोई रेलवे ट्रैक पे आ गया, रेलवे से एक्सीडेंट हो गया उसका, बिकॉज द रिफ्लेक्सेस वर नॉट दो शार्प, यू नो। तो आपके रिफ्लेक्सेस आपको अलर्ट देते हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं है ना, किसी ट्रेन के आगे आ जाएंगे, बस के आगे आ जाएंगे, ट्रक के आ जाएंगे। आपका सिस्टम है, बॉडी का मैकेनिज्म है, आपका ब्रेन फंक्शन करता है, आपके रिफ्लेक्सेस आपको अलर्ट देते हैं। द सेम अलर्ट और अलार्म आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए, आपके ब्रेन को, कि आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, आपको मिस्टेक से रोके और आपको राइट आंसर की तरफ फोकस करवाए। मतलब फोकसिंग ही तो है। आप देखिए, मुझे दिख रहा है यहाँ ओ है यार, यहाँ यू है, यहाँ ए है, यहाँ आई है, एंड व्हाट आर दीज आर वोवेल्स, बट यहाँ पे मुझे कोई भी वोवेल नहीं दिखाई दे रहा, नो वोवेल। तो वीकनेस तो मुझे पता चल गई, मुझे ज्यादा देखने की जरूरत ही क्या है किसमें क्या है क्या नहीं है। ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं और सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएटली मेरे रिफ्लेक्सेस मुझे बताते हैं उसमें ओ है, आई हैव गॉट ए वोवेल, यू आई हैव गॉट ए वोवेल, ए आई हैव गॉट ए वोवेल, आई हैव गॉट ए वोवेल, देयर इज नो वोवेल हियर, सो इट इज द ऑड मैन आउट, सो दिस इज द आंसर, एफ क्यू एम वी, सो दिस इज द आंसर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ऊपर डेट भी दे रखी है, कभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में, ओके 16 जून शिफ्ट 3 में। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम्स होते हैं, ओके। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजनिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो सीयूईटी में आता है। स्टेटमेंट्स एंड असर्शंस डिमसेट में नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इसमें स्टेटमेंट एंड असर्शन लॉजिक में भी आता है और मैथ्स के पोर्शन में भी आता है। कई बार मैथ्स के क्वेश्चन को भी वो स्टेटमेंट एंड असर्शंस में फॉर्मुलेट कर देते हैं, उसी तरीके से उसे बना देते हैं। तो लॉजिक और लॉजिक आपको हेल्प करता है, यदि आपको आइडिया लग जाए कि किस असम्पशन पे क्या असर्शन होगा, विदाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ द फैक्ट, तब आप मैथ्स भी बड़े आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। यहां पे देखते हैं, और जैसे सीयूटी में जनरल अवेयरनेस भी एक पार्ट है, तो कई बार वो लॉजिक में थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी डाल देते हैं। हम सब लोग इंडियन है, हमें हिस्ट्री पता है, नहीं तो हम गेस तो कर ही सकते हैं, यदि याद नहीं भी है हमसे, कोई ये तो नहीं पूछ रहा कि कौन सी वॉर किस समय हुई थी, हो सकता है हमें वो ईयर याद ना हो हिस्ट्री से, बट हमें बेसिक मराठास और ये सब जो लिखा हुआ है वो तो हमें पता ही था। असर्शन है, मराठास इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ऑब्वियसली मुगल एम्पायर के बाद मराठास इमर्ज करे थे एज ए स्ट्रॉन्ग
रीजनल पावर एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर. नेटिव मतलब इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, नॉट ऑल ओवर इंडिया, इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी. मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद मराठास. तो पहली स्टेटमेंट तो मुझे दिख रही है सही है, कोई दिक्कत ही नहीं. दूसरा है मराठास वर द फर्स्ट टू हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन. यूनाइटेड इंडियन नेशन की एक इंडिया हो, ये कॉन्सेप्ट तो रिलेटिवली मॉडर्न है कंपैरिजन टू मराठास. मराठास के टाइम में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय तो रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि वो मराठा मतलब महाराष्ट्र में थे, थोड़ा सा आसपास के एरियाज में वो लोग एक्सपेंड करना चाहते थे. बट कोई भी किसी के पास भी वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक ही इंडिया होना चाहिए, यूनाइटेड इंडियन नेशन होना चाहिए. दैट इज जस्ट ए कॉमन सेंस. आप चाहे इसे जनरल अवेयरनेस बोलिए, चाहे आप एक जनरल पढ़ा लिखा आदमी को इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो कहिए. तो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आइडिया जो यूनाइटेड इंडियन नेशन, एक ही इंडियन नेशन हो, ये कॉन्सेप्ट तो रिलेटिवली मॉडर्न है. तो ये कॉन्सेप्ट तो मराठास के टाइम नहीं था. इसका मतलब असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है. तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है. सो थर्ड इज द राइट चॉइस. ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. The sum of the two digits of a number is 10. तो कह रहा है 2 digit number है, the sum of 2 digits of a number is 10. On reversing the digits of the number is decreased by 36. Find the number. How will you do it? Number है आपका xy. Okay, I have not chosen the pen. तो पेन लेते हैं. वो कहते हैं xy है आपके पास एक नंबर और दोनों डिजिट्स का सम है 10. x plus y is 10. It is given to. ठीक है. बट एक सिंपल सी चीज देखिए, यदि आप पे नंबर 23 है तो आप इसे लिखते कैसे हैं? 2 into 10 plus 3 लिखते हैं ना. तो इसका मतलब ये जो नंबर है बेसिकली ये हो गया आपका 10x plus y. दैट नंबर इज 10x plus y. 2 डिजिट नंबर है बट इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 10x plus y. द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 10. और रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, रिवर्सिंग द डिजिट्स मींस नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट yx. वो कहते हैं नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36. यदि आप रिवर्स कर देते हैं, बट ये नंबर किसके बराबर है? 10y plus x. यदि आप डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 36 हो जाती है. इट मींस इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया yx इज इक्वल टू xy माइनस 36 या 10y plus x इज इक्वल टू 10x plus y minus 36. That is what they are suggesting. और इस वाले से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं y की वैल्यू. y is 10 minus x. आप इसे उठा के पुट कर दीजिए. So 10 into 10 minus x plus x is equal to 10x plus 10 minus x minus 36. Okay. Solve for x. सॉल्व फॉर एक्स कर लीजिए और जो भी एक्स आएगा यहां इसे यहां पुट कर दीजिए. यू गेट वैल्यू ऑफ वाई. ये तो एक क्लासिकल मेथड विच एवरीबॉडी विल बी यूजिंग, यू नो, इवन योर टीचर्स इन योर कॉलेजेस और टीचर्स एट द कोचिंग्स वेयर यू आर टेकिंग योर क्लासेस, दे वुड बी टीचिंग यू. ये तो नॉर्मल सा मेथड है विच एवरीबॉडी शुड नो एंड एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ डूइंग दिस. बट कैन वी डू समथिंग बेटर? अभी से हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, इट्स नॉट ए बिग डील, यू नो. यहाँ से 100 आ गया, माइनस 10x आ गया, प्लस x आ गया, 10x आ गया, कैंसिल आउट होके वैल्यूज हो जाएंगी. बट हम देखते हैं कि क्या हम सीधा अपनी चॉइसेस से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज 10. आप देखिए पहली चॉइस में भी दोनों का सम 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है. अब वो कह रहा है आप नंबर को रिवर्स कीजिए और रिवर्स करने पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है बाई 36. यदि आपने इसको रिवर्स करा तो ये 64 हो गया, तो ये तो वैल्यू बढ़ रही है. इसको रिवर्स करा तो 82 हो गया, वैल्यू बढ़ रही है. 37 को रिवर्स करा तो 73, वैल्यू बढ़ रही है. तो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर. ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे. आप खुद देखिए कितना टाइम मैं सेव करूंगा. और मोर ओवर टाइम के अलावा ये चीजें मुझे कॉन्फिडेंस देती है. यदि मेरे एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस में, क्योंकि एक्साइटमेंट आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव थ्रस्ट देती है एंट्रेंस के अंदर. आप किसी भी तरह से यदि आप एक्साइटेड फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है. किसी भी वजह से आप डिप्रेस्ड या एंशियस फील करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा खराब होती है, क्योंकि घबराहट है, हाथ कांपने लग जाते हैं, हार्ट सिंक करने लग जाता है. बट यदि आप इस तरह के मेथड्स में 2-3 क्वेश्चन भी हमें करने को मिल जाते हैं ना, वी विल फील सो एक्साइटेड इन द एग्जामिनेशन दैट वी हैव डन समथिंग, यू नो, व्हिच अदर्स आर नॉट एबल टू डू. तो इस तरह की अप्रोच आपका टाइम भी सेव करती है, साथ ही साथ आपके इमोशंस को पॉजिटिव लाती है, मतलब आपको एक्साइटमेंट देती है.
और एक्साइटमेंट ऑब्वियसली आपको हेल्प करती है हमेशा। तो इस तरह की अप्रोचेस को यूज कीजिए और वही स्पेशलाइजेशन है सैनमैक्स का। Try to use these type of approaches. Classical maths is okay, that's good, you know. We should know how to be able to solve this using mathematics, but if without using mathematics I can answer it using my common sense, then nothing like it, you know, nothing like it. चलिए next question पे चलते हैं. I hope you must have enjoyed it. A is 26, it is a problem from coding decoding. A है 26, sun है 27, then what is cat? तो सबसे पहले तो मुझे ब्रेक करना है कि ये 26 कैसे आया, सन 27 कैसे आया। तो यदि हम ढंग से सोचें तो जब हम ए से शुरू करते हैं और हम जेड तक जाते हैं तो ये फर्स्ट अल्फाबेट्स है, ये 26 अल्फाबेट्स है। आपको याद रखना चाहिए एम मिडवे है, दैट इज 13th अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स की बात हो रही है, बट जैसे ही ए को 26 मेरे को दिखाई दिया तो इसका मतलब ए की काउंटिंग मैं कर रहा हूं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए की पोजीशन की वैल्यू 1 है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में ए की जो पोजीशन की वैल्यू दैट इज 26। तो इसका मतलब मुझे यहां से ये हिंट मिल गया कि हो सकता है मैं अल्फाबेट की जो पोजीशन ले रहा हूं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं। आई एम नॉट काउंटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम काउंटिंग फ्रॉम द एंड। तो ए की रिवर्स पोजीशन मुझे मिली 26। अब मुझे उस लॉजिक को कंफर्म करना पड़ेगा सेन में। अब दिक्कत क्या है स्टूडेंट, एस की पोजीशन क्या है, फ्रंट से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में कई शॉर्टकट दिए हैं, मुझे ध्यान है निमसेट के भी मैंने किसी पर्टिकुलर पार्ट में सिखाया था कैसे करते हैं, बट एक और रूल आप यूज कर सकते हो, इजॉटी। ऐसे आराम से याद रह सकता है इजॉटी। ये 5वां डिजिट है, ये 10वीं पोजीशन है, ये 15वीं है, ये 20वीं है, ये 25वीं है। तो हमने गैप पे याद कर लिया, फिर बीच में हम आगे की काउंटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके के रूल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि डायरेक्टली आप कैसे बताओगे कि आई 9th है, डब्ल्यू 23 है। इस तरीके आई गिव मेनी ट्रिक्स जो आप लोगों को भी मिल जाएंगे किसी समय लाइक। बट उससे पहले मैं फिर बता दूं कि यदि आप सब्सक्राइब कराते हैं चैनल को तो आपको इंटीमेशन मिलती रहती है इस तरह के लेक्चर्स की। और यदि आप ये स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूं ये सारे लॉजिक विद प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया होता है, उस लिंक में आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सैनमैक्स आपको प्रोवाइड कर देगा ये लेक्चर स्क्रिप्ट भी एज इट इज, कि आपको क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड में भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और वीडियो तो आपके पास है ही जिससे आप एक्सप्लेनेशंस को सीख सकते हैं। तो इजॉटी से भी मुझे पता है 5, 10, 15, 20, 25 और एम 13th है। अब बैकवर्ड में कैसे देखते हैं, देखो यदि ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग, मैंने ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं अपने एक लेक्चर में, यदि बैकवर्ड में देखना हो तो आप कैसे करेंगे, जिसकी पोजीशन 5 है 26 माइनस 5 प्लस 1, तो ये 22वां होगा, 22nd इन द बैकवर्ड फील्ड। टी क्या हो जाएगा, 26 माइनस 20 प्लस 1, ये फॉर्मूला आप आराम से यूज कीजिए। तो 6 और 1 7th हो जाएगा ये फ्रॉम द रिवर्स। तो ऊपर वाली ये फॉरवर्ड पोजीशनिंग, नीचे वाली है बैकवर्ड पोजीशनिंग, और इस क्वेश्चन में मुझे बैकवर्ड पोजीशनिंग दिखाई दे रही है, बट मुझे सन से कंफर्म करना है, ठीक है ना। अब टी यदि मेरा 20 है तो एस मेरा कितना हो गया, फॉरवर्ड में 19, क्योंकि टी से पहले एस आता है और टी 20th है इजॉटी की वजह से, तो एस हो गया 19। तो इसका बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इसकी बैकवर्ड पोजीशनिंग क्या हो जाएगी, अब तो आपको क्लियर है ही। बैकवर्ड पोजीशन इज, आप अपने आप भी कर सकते हैं इतनी देर में जितनी देर में मैं समझा रहा हूं आपको, -19 + 1। तो 26 में से 20 गया तो 6 बचता, बट आपका 19 गया तो 7 बचा, 7 और 1 8, सो इट मींस इट इज द 8th फ्रॉम द बैकवर्ड। इसी तरह अब यू के लिए निकालिए, करिए आप लोग अपने आप भी कीजिए। एस की रिवर्स पोजीशन 8 आ गई है, एस टी यू, यू फॉरवर्ड में होगा, टी के बाद आता है एस टी यू, तो 21वां आया, तो इसकी बैकवर्ड कितनी हो गई, 26 माइनस 21 प्लस 1, 26 में से 21 गए 5, 5 और 1 6, तो ये 6th आ गया बैकवर्ड में। और एन, एन आता है एम से नेक्स्ट, एम से नेक्स्ट मतलब 14th, एम 13th है, एन 14th है, तो इसकी बैकवर्ड कैसे निकालेंगे, 26 माइनस 14 प्लस 1, और 26 में से 13 गए, -14 + 1 -13, 26 में से 13 गए 13, बैकवर्ड में 13 है। तो अब 13 और 6 और 8 इन तीनों को ऐड कीजिए,
13 6 19, 13 6 19 और 8 27, तो इन सब का सम आ गया 27 एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन टू बी हियर। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक कंफर्म भी हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू नहीं ले रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वैल्यू ले रहे हैं, और इस तरह के रूल्स हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लेटर्स को डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं कि किसकी पोजीशन क्या होगी, तो हमें उंगली पे काउंटिंग नहीं करनी पड़ती है, एंड दैट सेव्स अस लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। वो मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ टाइम टू टाइम। स्पेशल लेक्चर भी है मेरा, प्रॉब्लम्स यूजिंग अल्फाबेटिक सीरीज और अल्फाबेट्स। चलिए यहाँ तक हमें लॉजिक पता चल गया, अब तो हमारे लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। अब हम कैट की पोजीशनिंग निकाल लेंगे। मैं पहली लाइन में लिख रहा हूँ फॉरवर्ड और नीचे लिख रहा हूँ बैकवर्ड, खाली आपको रीएश्योर करने के लिए। इसकी फॉरवर्ड 3 होती है, इसकी फॉरवर्ड 1 होती है, इसकी फॉरवर्ड 20 होती है। ऑलरेडी हम इसकी बैकवर्ड निकाल चुके हैं। एक बैकवर्ड तो 26 है ही, टी की बैकवर्ड हमने कहीं निकाली थी शायद, टी की बैकवर्ड हमारी 7 है। तो ये दोनों चॉइस तो वैसे चली गई, आप देखिए, क्योंकि सम होना है ना, 26 है प्लस है, और 3 की जगह क्या हो जाएगा, दैट इज 26 माइनस 3 प्लस 1, 26 माइनस 3 प्लस 1, 23 प्लस 1 दैट इज 24। तो आपको 24 ऐड करना है इन दोनों में। तो 24 6 30, 40 50 और 7 57, सो 57 इज द आंसर। सच एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड यू वर एबल टू डू दिस। एक्साइटमेंट फील होती है ना, एक्साइटमेंट फील कीजिए। लर्निंग शुड बी विद एक्साइटमेंट। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में काम आती है एजुकेशन और लर्निंग, यही हमें लाइफ में ग्रो करती है। लोअर क्लास से मिडिल क्लास में राइज कर सकते हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास में, रिच क्लास से सुपर रिच क्लास में। तो यदि हम पे बैकिंग नहीं है फैमिली की तरफ से या जनरेशन से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारी एजुकेशन ही हमें खाली एक लेवल से ऊपर तक लेके जाती है। और उसी उसी एजुकेशन के लिए, उसी लर्निंग से हम ज्यादातर लोग थके थके महसूस करते हैं, या लाइक वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड in studying or in learning, but I think that is the best thing in your life which you can have and which can give you the desired growth. तो एक्साइटमेंट के साथ पढ़िए, एक्साइटमेंट के साथ सीखिए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आपको मिल रही है तो आप सीखिए और टाइम लगाइए। ये जिंदगी के कुछ ही साल होते हैं जिनमें आप ज्यादा मेहनत कर लें तो आप बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलता है लाइफ में, ओके। अब यही टाइम है, इसे आप वेस्ट कर लीजिए या इन्वेस्ट कर लीजिए। आई विल सजेस्ट यू शुड इन्वेस्ट इट। मेहनत कीजिए, पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। और सारी जिंदगी में चीजें बाद में हो सकती हैं एक्सेप्ट दिस थिंग, क्योंकि एक बार एक पर्टिकुलर स्टेज निकल गई तब ये जो एडवांटेज एजुकेशन का, लर्निंग का, वो नहीं मिल पाता इतना। वैसे तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सारी जिंदगी आप सीखते हैं। मैं भी हर रोज सीखता हूँ, इतने सालों से तो मैं टीच कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने पीएचडी करी कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में, एमएससी इन ऑपरेशन सर्च करी, बीएससी इन मैथमेटिक्स करी, टॉप रैंक्स के साथ सब जगह करा, एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी करी, सारी दुनिया में मैंने लेक्चर्स दिए, कंसल्टेंसी करी, आई डिड सो मेनी थिंग्स बट स्टिल एवरी डे आई फील आई एम लर्निंग ए न्यू थिंग। सो आप तो बहुत यंग है मेरे मुकाबले, तो आप में भी वो जील, वो पैशन होना चाहिए। रोज सीखिए, खुल के सीखिए, खुश होते हुए सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। So then comes find of the sum of two consecutive numbers in which 4 times the first number is 12 more than the thrice of the second number. कई बारी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, लैंग्वेज इन्हें इसकी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है ना, उन्हें ये लगता है कि वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं इसकी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। आप सारे को समझिए मत ना। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक n ले लो, एक n+1 ले लो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक के बाद एक, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन विच 4 times the first number, 4 times the first number is 12 more than the thrice of second number. ये इक्वेशन दे दी उसने, इन विच 4 times, तो आप सारा नाम ही पढ़िए, 4 times the first number, तो आपने पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। थ्राइस ऑफ द सेकेंड नंबर, आपने थ्राइस ऑफ द सेकेंड नंबर कर दिया। 12 मोर देन, आपने 12 ऐड कर दिया। अब आप बताइए इसमें आपके n की वैल्यू नहीं आ पाएगी क्या आपके पास? तो ये आपको क्या दे रहा है? दैट इज गिविंग यू 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 3 प्लस 12, दैट इज n इज इक्वल टू 15, n plus 1 is equal to 16, and what is their sum? 31. So 31 is the answer. It is so obvious.
hardly 5 to 10 seconds. So that was your 13th problem. So let us do another example. A is the son of B. C, B's sister, has a son D and a daughter E. F is the maternal uncle of D. आई थिंक इन पार्ट 2 मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल करा था आपके साथ, पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, और मैंने उस समय फैमिली ट्रीज के सिंबल्स बताए थे. उसमें सिंबल्स क्या थे? ये आपके फीमेल का है, ये आपका मेल है, ये मैरिड कपल है, ये सिबलिंग है, ये वर्टिकल लाइन डिफरेंट जनरेशंस है, मतलब बाप बेटा दादा बेटा डिफरेंट जनरेशंस. ठीक है ना, ये डिफरेंट जनरेशंस. तो ये सिंबल आप यूज करके टेबल बना लीजिए. यहाँ पे इसने 4 ABCD दिया एंड देन इसमें से आपको चूज करना है विच वन इज द राइट वन. A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, यहाँ पे B है, A इज द सन ऑफ B. बहुत इजी वे में हम बना सकते हैं. B, A इज द सन ऑफ B, C, B सिस्टर. यहाँ पे फुल स्टॉप कर लेते हैं क्वेश्चन में, देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन. A इज द सन ऑफ B, C, B सिस्टर हैज अ सन. तो C B की सिस्टर है, C B की सिस्टर है, हैज अ सन D एंड अ डॉटर E, और ये सिबलिंग्स है. F इज द मैटरनल अंकल ऑफ D, F इसका भाई है. ये डायग्राम बन गई. A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, C B सिस्टर, वो कह रहा है C जो B की सिस्टर है हैज अ सन D एंड अ डॉटर E, F इज द मैटरनल अंकल ऑफ D. सिमिलर क्वेश्चन था, चॉइसेस खाली चेंज कर दी गई हैं. तो ये भी एडवांटेज होता है कई बार एग्जामिनेशंस में कि एक ही इंफॉर्मेशन पे, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे उन्होंने 2 अलग अलग क्वेश्चन सेट कर दिए. मतलब 8 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच, यू गेट 8 मार्क्स है ना, क्योंकि डायग्राम तो एक बारी में बनी गई. अब देखना शुरू करते हैं. A इज द कजन ऑफ D, ऑब्वियसली दे आर इन द सेम जनरेशन. B का मुझे जेंडर नहीं पता, मेल है या फीमेल है, बट जो भी है, इसका भाई या बहन जो भी होगा, उसका जो भी बेटा होगा, वो इसका बेटा और उसका बेटा आपस में कजन्स तो होंगे ही. तो पहला वाला तो सही है, A इज द कजन ऑफ D. E इज द नीज ऑफ F, ऑब्वियसली F C का भाई है, F D का मामा है, तो F E का भी मामा है, क्योंकि E D की सिस्टर है, बट क्योंकि E गर्ल है तो F का ये F E का मामा हुआ और E F की भांजी हुई. भांजी मतलब नीज ऑफ F, ये भी ठीक है. F has 2 nephews, ऑब्वियसली F D और ये दोनों F के नेफ्यूज हैं. F C का ब्रदर है, B या तो C का ब्रदर है या B C की सिस्टर है, जेंडर मेंशन नहीं है, बट जो भी है, जो रिलेशन F का C से है वही रिलेशन F का B से भी है. तो जो F का रिलेशन C के बेटे से है वही F का रिलेशन B के बेटे से है. और क्योंकि D F का नेफ्यू तो A B F का नेफ्यू है, तो F has 2 nephews. इतना नहीं भी सीखना तो आप ये देख लीजिए, दोनों ये कजन्स हैं, और क्योंकि ये दोनों कजन्स हैं तो जो इसका मामा है वो इसका भी मामा है. ओके, एंड C इज द मदर ऑफ E, बहुत एविडेंट है C इज द मदर ऑफ E. तो सारे के सारे ही सही हैं, A B C D, ऑल द 4 आर करेक्ट. सो दैट वाज अनदर गुड एग्जांपल. और अब तक तो आपको काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप बहुत कंफर्टेबली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे. यदि आप ये सारी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं एंड देन यू डू द टेस्ट सीरीज आल्सो, then you have very good chances of being able to attempt most of the logical questions correctly in the examination. ठीक है ना, और एक वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, वो मैथ्स में भी हेल्प करेगा, इवन इंग्लिश में हेल्प करता है. In one of my lectures, I'll show you how to answer questions of reading comprehensions in the least possible time. Within seconds, इतना बड़ा पैसेज होता है, बच्चे उसे पढ़ते रह जाते हैं. They just try to learn everything from the passage. They try to grasp that knowledge. No, it is not at all needed, you know. I have some methods. I teach my students some methods जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली आंसर कर पाते हैं अपने क्वेश्चंस को विदाउट इवन रीडिंग होल ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. ठीक है ना. So because my logic is strong, so I can use my logic there also. And same I want for you, same I expect from you, same I wish for you. Okay. चलिए next question करते हैं. The last question of this part, and that finishes CUET PG 2023. But that was shift 3. इसी तरह shift 2 का भी पेपर है. 2 शिफ्ट्स में 2023 में कंडक्ट हुआ था MC का एंट्रेंस CUET में. शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में इट इज शिफ्ट 3. डेट भी मेंशन्ड है 16 जून 2022. ओके,
2023 सॉरी 2023 का पेपर है ना, 2023। अब यहाँ पे देखते हैं मैचिंग है लिस्ट की, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो दी हुई हैं आपको, और एनालॉगस सिचुएशंस है, एनालॉजी है, उसी को आपको करना है। तो पहला वाला देख लेते हैं, इन दोनों को हम रिलेट करना चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। करके देखें तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं ए डी ई, और इसका रिलेशन है एफ जी जे। तो मेरे ख्याल से इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी करे हैं आप लोगों के साथ इन माय निमसेट सीरीज, जब निमसेट में मैं कर रहा था इस तरह के क्वेश्चंस। अब देखिए ए की कितनी पोजीशंस के बाद एफ है, बी सी डी ई एफ, तो +5। इसी तरह सी डी ई एफ जी +3, ई एफ जी एच आई जे +5। तो ये हमें लॉजिक मिल गया। ए में 5 ऐड करते हैं, एफ मिलता है पोजीशन वाइज, बी सी डी ई एफ सेम वे। सो यू ट्राई, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट ऑन KNO? KNO इज दिस, मैं चेंज कर लेता हूं। KNO में मैंने 5 ऐड करा, GHIJK LMNOP, so I know it has to be P। अब P इन दोनों में है तो इन दोनों में से कोई लिंकेज होनी चाहिए, तो N को ट्राई कर लेता हूं, N में 3 है, OPQ, तो यहां Q आना चाहिए। इसका मतलब ऑब्वियसली ये है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज 4, इस मींस A शुड बी 4। तो ये दो चॉइस तो गलत हो गई कि इसमें A इसमें 4 में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने दो चॉइस एलिमिनेट कर दी। अब मैं इन चॉइसेस में देखता हूं, C दोनों में 2 है, तो खाली मैं B का चेक कर लेता हूं। लेट मी चेक फॉर B। यदि B 1 है, यदि B 1 है तब मेरी चॉइस A है, और यदि B 3 है ये वाला तो मेरी आंसर B है। मतलब मुझे सबकी टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं कर रहा हूं B वाला। ये A हो गया तो मैं यहां B लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे, CAT, और CAT से क्या आ रहा है मेरा DDY। ये जो इन्होंने दिया हुआ है CAT DDY। CD +1, ABCD +3, UVWXY +5। ठीक है, तो अब आप इसके लिए देख लीजिए, यू चेक इट फॉर बिग। I'll change the pen. Which color do you prefer? Okay, let me check it. So big में मैं सेम लॉजिक अप्लाई करके देखता हूं what I am going to get. B से ऑब्वियसली आया C। मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे डिसाइड करना था B 1 है या 3 है। 1 में C से शुरू हो रहा है, 3 में P से शुरू हो रहा है, बट व्हाट आई एम गेटिंग C, तो मुझे ये पता है कि ये मेरा 1 में जाना चाहिए। 1 में जाना चाहिए मतलब मेरा ये आ रहा है, और बिना कुछ चेक करे मुझे पता है ये मेरा आंसर है, ये गलत हो गया। तो इवन मैंने पूरा कोडिंग भी नहीं करा है, मतलब मैं चाहूं तो पूरी कोडिंग कर सकता हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने जैसे पहले भी कहा, एवरी सिंगल सेकेंड इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी सिंगल सेकेंड इज टू बी सेव्ड। और जब भी आप ऐसे टाइम सेव करते हैं ना, यू फील सो एक्साइटेड, एंड एक्साइटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस मेक्स यू मोर कंफर्टेबल विद द पेपर एंड विद द सिचुएशन। ठीक है, सो वी नो दिस हैज टू बी द आंसर। इवन हमने सी और डी को तो ट्राई भी करके नहीं देखा कि उनका लॉजिक क्या है, तो ये हमें एडवांटेज हुआ। जबकि काफी सारे स्टूडेंट क्लासेस में डिस्कशन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि सर इतनी इतनी डिकोडिंग कैसे करेंगे, 4 एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं। बट इफ यू डू इट लॉजिकली, इफ यू डू इट विथ कॉमन सेंस, तब आप देखिए आपको चारों करना ही नहीं पड़े। इवन सारी कोडिंग भी नहीं आप कर रहे, मुझे खुद करना हो तो मैं सारी कोडिंग करता भी नहीं हूं, मैं खाली एक एक लेटर की चेकिंग कर लेता हूं खाली। मतलब जैसे मुझे पता चल गया था ए को 5 जोड़ना है एफ में, तो मैं के में 5 जोड़ के पी निकाल लिया, पी 2 में थे तो खाली मैं दूसरा वाला चेक करता कि डी में 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, देखा ना मैंने यहाँ पे निकाला ही नहीं नीचे, पी क्यू से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इट हैज टू बी पी क्यू। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट एंड यू मस्ट हैव लर्नड इट। सो सी यू सून, टिल देन लर्न स्मार्टली, ऑल द बेस्ट।